पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आते और जाते रहते हैं, लेकिन बांकीपुर के चुनाव का इतना इम्पैक्ट क्यों है? क्यों देश और दुनिया की नज़र बांकीपुर के चुनाव पर है? क्या इससे जीत हार के मतलब बिहार में सरकार पर पड़ेगा, या फिर दिल्ली में इसको लेकर के हलचल बढ़ेगी? क्या है ऐसा जिसको लेकर के प्रशांत किशोर की जीत को अहम जीत बताया जा रहा है और इसको लेकर के कई तरह के परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं? कहा तो ये जा रहा है कि इस जीत हार का असर बिहार की राजनीति, सबसे बड़ी कुर्सी और राजनीतिक दलों पे पड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने सबसे बड़े किला को ध्वस्त किया है और भारतीय जनता पार्टी को चित करने के बाद उन्होंने एक हेतु दे दिया है, जिससे कि अब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। तो क्या ये संभव है? क्या एक सीट के जीत हार से इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतना बड़ा असर होगा? क्या निशाने पर सम्राट हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है? क्या कहीं और नज़र है, कहीं और देखा जा रहा है? ये सभी बातें आखिरकार क्यों कही जा रही है? सीधे तौर पे इसके कई कारण हैं। हालांकि इतिहास और जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो और कहानी कहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव में जो धारा है उसके विपरीत परिणाम आए हैं। उसके असर क्या हुए हैं? हालांकि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत किला था वो ध्वस्त किया है। प्रशांत किशोर की जीत से ये तय हो गया है कि भाजपा का शहरी मिडिल क्लास और अपर क्लास का, इसके साथ साथ अपर कास्ट का मजबूत किला जो था वो ध्वस्त हुआ है। खास करके अगर देखा जाए तो बांकीपुर में वही क्षेत्र आता है जिसकी चर्चा कल हम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कर रहे थे। उन्होंने बताया भी कि बांकीपुर में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि सभी के बॉस की जीत है। अब बांकीपुर एक ऐसी जगह है जो बिहार का हार्ट है। सारे ऑफिसर्स यहीं हैं, सारे वीआईपीज यहीं आते हैं और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के हर वो बड़े पद पर बैठे लोग इसी बांकीपुर में आते हैं, ठहरते हैं और यहाँ का कार्यक्रम करते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत प्रशांत किशोर की उपस्थिति और प्रशांत किशोर की इजाज़त भी ज़रूरी होगी, क्योंकि यहाँ के वो मुखिया हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है वो तो ध्वस्त हुआ ही, लेकिन जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी रोक टोक के, बिना प्रचार के, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घमंड भी था, वो घमंड टूटा है। श्री कृष्णापुरी की बात कर लें, या फिर किदवईपुरी की बात कर लें, या फिर बुधा कॉलोनी की बात करें, मंदिरी की बात करें, राजापुर पुल के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, या फिर गोलघर क्षेत्र की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड करती थी। लेकिन ये किला ध्वस्त हो गया है। अब जो सामने नज़र आ रहा है उसमें कई लोगों पर कहा यह जा रहा है कि गाज गिरने वाली है। दरअसल नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद ये बांकीपुर का सीट खाली हुआ था और इसे कहा जा रहा था कि एकदम बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया के तहत ये सीट जीत जाएंगे। इतिहास के पन्नों को यदि हम खंगालें तो इतिहास ये कहता है कि हमेशा उपचुनाव के ट्रेंड जो है वो बहुत कुछ कहानियों में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। बिहार के इतिहास में 1994 की बात कर लें, जहाँ सबसे मजबूत जब लालू प्रसाद हुआ करते थे, लालू प्रसाद के धारा के विपरीत चुनाव परिणाम आए थे। 90 में वो प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे, लेकिन 94 में वैशाली का उपचुनाव हुआ और लवली आनंद वहाँ से चुनाव जीत गई। कहा यह जाने लगा कि 95 में इसके असर देखे जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद फिर से 95 में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के मुखिया बने। 2009 की बात करें तो उस समय भी कई विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने 13 सीटें जीती थी। ये वो समय था जब नीतीश कुमार पीक पर चल रहे थे और नीतीश कुमार के नाम की तूती बोलती थी। 2005 में नीतीश कुमार का पदार्पण हो गया था और ऐसे में लालू प्रसाद का इस तरह से 18 विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जीतना, कहीं 18 में से 13 में जीत, इस बात की तरफ इशारा करता था कि धारा जो है वो लालू प्रसाद की तरफ स्विच कर रही है। लेकिन परिणाम 2010 में आए तो सबको पता है कि क्या हुआ। 2010 में लालू प्रसाद दूर दूर तक नज़र नहीं आए। ये सबसे बुरा दौर था लालू प्रसाद का
इतना सब कुछ होने के बाद भी कई उदाहरण अन्य राज्यों में भी देखे गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिरकार इस जीत हार के मायने क्या हैं। इस जीत हार के मायने क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी तक पहुंचेगी, क्योंकि बार बार चुनाव जीतने के साथ और चुनाव जीतने से पहले प्रशांत किशोर ने न तो उम्मीदवार पर कोई हमला किया है, न उम्मीदवार से सीधी लड़ाई लड़ी है। उनकी लड़ाई सीधे सीधे सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी से है। सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरह वो एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो साफ साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्ती उसके दरवाज़ा को ढकढका रहे हैं और कह रहे हैं कि फैसला बदलिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसी वर्जनाएँ टूटी हैं। प्रशांत किशोर की जीत में आधा दर्जन ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है। जातिवादी मॉडल को कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस से जोड़ करके देखा गया है और प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि वो जनमत संग्रह कर रहे हैं। बांकीपुर जैसे शहरी सीट में उन्होंने जीत दर्ज कर जातिवादी समीकरणों के सहारे जो राजनीति चल रही थी उसको ध्वस्त किया है। यहाँ पर रोजगार, पलायन, शिक्षा और प्रशासन को लेकर के, सुशासन को लेकर के लोगों ने एक विकल्प खोजा था, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन लालू प्रसाद के जंगल राज का याद दिलाता था। लेकिन कल ही हमने देखा कि परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदलती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्पाती, उदंडी होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हेतु बन जाते हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर की जनता में चाहे वो मीडिया के लोग हों, युवा वर्ग हो, पारदर्शिता रखने वाले लोग हों, नौकरशाह हों, मीडिया के लोग हों, बुद्धिजीवी वर्ग हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो, वकील, ये सब कोई इसी क्षेत्र में रहते हैं और इसी क्षेत्र में उनका काम करने का स्थान भी है। और इन लोगों ने कहीं भी कोई परिवर्तन की बात जब हुई तो सीधे सीधे विकल्प खोज लिया और जैसे ही महागठबंधन में या राष्ट्रीय जनता दल का विकल्प उन्हें मिला तो उन्होंने सम्राट चौधरी के सामने इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के तैयारी के बावजूद प्रशांत किशोर को चुना। बांकीपुर भाजपा का पारंपरिक किला रहा है, 1995 से लगातार यहाँ जीतती रही है। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और हार जीत का आंकड़ा बड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं चीज़ें बदली हैं। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत जैसी बात कही जा रही थी प्रशांत किशोर के द्वारा, और इसकी गूंज अब धीरे धीरे करके सुनाई भी देने लगी है। आपको बता दें कि आने वाले जो समय होगा उसमें सीधे तौर पे प्रशांत किशोर सामने होंगे और सम्राट चौधरी मुख्य कुर्सी पर बैठे होंगे। सदन की कार्रवाई चलेगी, उस समय भी प्रशांत किशोर के सामने सीधे सीधे सम्राट चौधरी और विपक्ष पूरी तरह से एक किनारे खड़ा होगा। हमने ऐसा पहले भी देखा है जब पूरा विपक्ष हुआ करता था और आईपी गुप्ता खड़ा होकर के सीधे सीधे सरकार को घेरते थे। खैर, अब प्रशांत किशोर आएंगे और प्रशांत किशोर अपने आइडियोलॉजी, अपने तेवर से ज़रा भी समझौता करने वालों में से नहीं है। सीधे सीधे करके सुशासन ब्रांड जो है उसको लेकर के अब एक बार फिर से जो नीतीश कुमार ने 20 सालों में स्थापित किया है उस पर भी कहीं ना कहीं एक नज़र रही है प्रशांत किशोर की। बांकीपुर रिजल्ट के मात्र 24 घंटे के बाद कई लोगों के भ्रम भी टूटे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर इस जीत के बाद अभी शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़रा 1-2 महीना हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि शासन सुशासन कैसे चलता है, एक विधायक का पावर क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और अब 30 तारीख को वोट करने वाले लोग जो हैं वो 3 तारीख के परिणाम के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर में अपने फैसले को लेकर के समीक्षा भी करने लगे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यह है कि उन्होंने वोट तो दे दिया, लेकिन प्रशांत किशोर क्या जिस एम के साथ, जिस गोल के साथ आए हैं वो पूरा करेंगे, या फिर वो भी उसी 243 का हिस्सा हो जाएंगे जो हम बार बार वादे तो हमारे साथ होती है लेकिन पूरे नहीं होते हैं। नीतीश कुमार का मुख्य राजनीतिक आधार सुशासन रहा है और अति पिछड़ा को लेकर के वो अपने साथ जुड़े रहे हैं। जेडीयू का वोट बैंक न तो चरम पर रहा है, कभी वो आरजेडी के विरोध की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है। सबसे बड़ा तो चिंता का कारण
तेजस्वी यादव के लिए है, जहां उनका MY समीकरण टूटा है। टूटी तो भारतीय जनता पार्टी की भी वोट बैंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें समस्या जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को हो रही है और महागठबंधन को हो रहा है। RJD को सबसे बड़ा झटका मुस्लिम वोटरों ने लगाया है, और कल ही हमारी बातचीत मुस्लिम समाज के कई नेताओं से या फिर कई लोगों से हो रही थी, जो कई पत्रकार भी उसमें शामिल हैं। उन्हें भी जरा भी हिचक नहीं था प्रशांत किशोर को वोट देने में। अगर ऐसा होता है और ये मुस्लिम समाज प्रशांत किशोर की तरफ स्विच करता है, तो ये मान के चलिए कि 17% वोट तेजस्वी यादव से खिसक जाएगा। और अगर ये खिसकता है तो ये मान के चलिए कि मुस्लिम समाज बहुत एग्रेसिव वोटिंग करता है। वो घर से निकलता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, युवा हों, जो भी हों, सबका एक ही एम होता है, और ये एक रास्ते से निकल करके एक जगह अपना वोट कास्ट करते हैं। जब जब इन्होंने इनके वोटों में बिखराव हुआ है, तब तब परिणाम कहीं ना कहीं बदले हैं। खास करके सब्जी बाग के इलाके की बात कर लें या सीधे पटना के हर्ट दुजरा की बात करें, जहां मुस्लिम समाज की अच्छी खासी आबादी है, ये सभी लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया है। और इन लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने राजद को साथ छोड़ा है। प्रशांत किशोर से अपेक्षाएं बहुत है, और इस अपेक्षाओं के साथ साथ अब ये भी कहा जाने लगा है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतना कमज़ोर फैसला नहीं लेती है, और इस एकमात्र अब तक के रिकॉर्ड में आप देख लीजिए तो 12-13 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जरा सा भी इधर उधर डिगने की बात नहीं की है। पटना के खास करके कंकड़बाग इलाके की बात कर लें, जहां पर यादव समाज के लोग रहते हैं, वहां मल्लाह समाज के लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं, वहां भी मुकाबले में प्रशांत किशोर का आगे निकलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अति पिछड़ा और दलित वोट भी टूटा है। इस वोट को, इस संतुलन को बनाने के लिए अगर प्रशांत किशोर ने मेहनत किया, आगे भी वो इस पर कायम रहे, तो निश्चित रूप से एक चिंता का कारण तो जरूर है वो दोनों ही गठबंधन के लिए, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर NDA गठबंधन हो। अब सीधे सीधे बात समझिए कि NDA गठबंधन की जो 5 पार्टियां हैं, उनके भीतर भी हलचल मची हुई है। कई पार्टियों के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनके मन में भी कई तरह का संशय है कि क्या अब यहाँ से ढलान पर जा रही है NDA? क्या प्रशांत किशोर ने जो कंकड़ फेंका है उसका हलचल बहुत तेज होने वाला है? तो वहीं महागठबंधन में भी आपने देखा होगा कि तूतू मैमे शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि ये उनकी सीट थी, और माले का दावा है, CPI का दावा है, लेफ्ट का दावा है कि वो उनकी सीट हुआ करती थी। निश्चित रूप से 1990 से पहले या उसके इर्द गिर्द आप देखिए तो इस सीट पर पहले वाम दलों का कब्जा हुआ करता था, और उसके बाद राजद ने भी इस पर अपना अधिकार जमाया था। लेकिन जब से 1995 से लेकर के अब तक इन 30-31 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दूर दूर तक फटकने भी नहीं दिया है। तो क्या प्रशांत किशोर उस दौर को लेकर के आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और NDA गठबंधन का ये सोच रहा है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर का रण जीत करके अब आगे की लड़ाई शुरू कर दी है? क्या इसके बड़े व्यापक असर होंगे? हालांकि ये दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया हम 1994 का देख चुके हैं, इसके अलावा हम 2009 का भी देख चुके हैं। उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं अब तक एक ठप्पा लगा हुआ था प्रशांत किशोर पर, जिस ठप्पा को उन्होंने अपने सर से हटाया है, वोट कटवा का। B टीम का उन पर लगा रहता था। हालांकि इस बार भी चुनाव में जीत हार का रिजल्ट आते ही मीसा भारती ने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके प्रशांत किशोर को यहाँ जितवाया है, जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल का पावर कम हो, उनके वोटर टूटे, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा है। सीधे तौर पे आप देख लीजिए तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बांकीपुर में जीत इस पूरी बात को, इस पूरी छवि को जो प्रशांत के ऊपर लग रहे थे, उन सब से उनको अलग लेकर के आएगी। प्रशांत किशोर अब सिर्फ एक रणनीतिकार या आलोचक नहीं, बल्कि चुनावी मैदान में जीत हासिल करने वाले नेता के रूप में सामने आ गए हैं। हमने आपको डे 1 से ही बताया है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने संवैधानिक पद हासिल कर लिया है और यहाँ से उनके पास वैलिड कारण है सदन में बैठ करके
लोगों की बात रखने का, बिहार को बदलने का जो उनका मादा है उसके लिए पहला स्टेप लगने का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक बदलाव की राजनीति और बदलाव का समय जरूर आ गया है। मीडिया और जनता में वो गेम चेंजर के रूप में स्थापित हो जाएंगे, ऐसी भी बातें कही जा रही है। और इन सारी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा कि मीडिया भी उनके पीछे अब कहीं ना कहीं भरोसा करने की स्थिति में आ चुकी है। 2025 में चुनाव और उसके बाद प्रशांत किशोर की यात्राओं ने कई युवा, शहरी, मिडिल क्लास और नाराज वोटरों को तीसरा विकल्प की उम्मीद जगाई थी, और उस उम्मीद पर बांकीपुर के मैदान में उतर करके प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। अब देखना सबसे बड़ी बात होगी कि क्या जो लोग सोच रहे हैं कि उनका निशाना सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं बल्कि बड़ी कुर्सी है, और जितने भी आंदोलन, वर्तमान आंदोलन में आपने देखा होगा, चाहे नीट आंदोलन की बात कर लीजिए, अभिजीत दीपके की बात कर लीजिए, या आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे मिथिला आंदोलन की बात कर लीजिए, ये सब लोग प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं और एक बड़े बदलाव की बात उनके मन में भी चल रही है। प्रशांत किशोर को वो अपना आइकॉन बनाने के लिए एक तरह से समझिए तो अपना मन बना चुके हैं। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री वाली जो है हस्तिनापुर की कुर्सी है, क्या उस कुर्सी पर नज़र जमाए हुए हैं? क्या उस कुर्सी पर उथल पुथल करने की बात है? अब इन सारी बातों को लेकर के जोड़ घटाव शुरू हो चुका है, और बांकीपुर का रिजल्ट आने के बाद दो तरह के मिक्स रिएक्ट आ रहे हैं। एक तरफ जहां कई लोगों के भ्रम टूटे हैं, कई लोग प्रशांत किशोर के पहले बयान, उनकी पार्टी की तरफ से पहले बयान को लेकर के बात सोचना शुरू कर चुके हैं। कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू प्रशांत किशोर ने दिया है, जिसमें बांकीपुर को कई जगह बेंगलोर बनाने की बात और सारी बातों को कहा जा रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, और ऐसा टेक्निकली संभव लगता भी नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास एक सीमित साधन होंगे जिससे बांकीपुर का कितना विकास वो कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन असल बात यह है कि बांकीपुर के माध्यम से अगर वो सीधे निशाना साधते हों दिल्ली की उस बड़ी कुर्सी पर, और उनके साथ ये विपक्ष जो चुप बैठा हुआ है, सब कुछ जोड़ घटाव कर रहा है और अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं एक टिमटिमाती दिया लेकर के बांकीपुर में जलाया है प्रशांत किशोर ने। अब इसकी रोशनी कहाँ तक जाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में होने वाले छोटे बड़े हर घटनाक्रम और हर परिवर्तन की कमेंट्री हम इसी तरह से जारी रखेंगे। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।